नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। जैसा कि हमारे यहाँ सामान्य अध्ययन की 100 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, उसमें ये है भाग 2। इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं, उसमें हमने 25 सवालों को हल किया था। ये उसका भाग 2 है। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हो। चलिए देखते हैं यहाँ पर बिना किसी देरी के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, और ये सभी के सभी किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, तो इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ध्यान रखेंगे। पहला जो सवाल है ये करंट से आपका, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग एनईपी मतलब है यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी जो नई शिक्षा नीति आई है, उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, तो उस कमेटी का अध्यक्ष यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हो, वसुधा कामत, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, KJ अल्फोंस या रामशंकर कुरील। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, आने वाले पेपर्स में आपसे पूछा जा सकता है। एनईपी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से आपको कोई ना कोई सवाल पेपर में जरूर मिलेगा। हालांकि हमने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक से आप क्लिक करके देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखें, हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, और हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने वाले पहले भारतीय थे दस्तगीर उर्फ साबो। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले हॉलीवुड की फिल्म में काम किया। इसके बाद तो बहुत सारे लोगों ने किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी के विख्यात साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एकमात्र फिल्म कौन सी थी? यानी मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कलम का सम्राट कहा जाता है, तो वो जो हैं, उन्होंने एकमात्र फिल्म कौन सी लिखी थी प्रेमचंद ने? ऑप्शन है मजबूर, तीसरी कसम, मिल या खून पसीना। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों मिल। ये फिल्म लिखी गई थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई? फिल्म फेयर अवार्ड ये हर वर्ष दिए जाते हैं। इनकी शुरुआत को वो ये पूछ रहा है विद्यार्थियों, इनकी शुरुआत हुई है 1953 में, ठीक है। और पहले फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए थे 1954 में, ये ध्यान रखना। शुरुआत हुई है 53 में, जबकि दिए गए थे 1954 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये हिस्ट्री का अच्छा सवाल है, थोड़ा कोर हिस्ट्री से पूछा गया है। प्रश्न है, निम्न में से किस स्कूल ने वेदों के अधिकार के रूप में अच्छी तरह से ब्राह्मण वर्चस्व के पुजारियों को चुनौती दी थी? वो कौन सा स्कूल था? ऑप्शन है आज भौतिकवाद का चारवाक दर्शन, आजीवक स्कूल, पूर्वा मीमांसा या वेदांत। विद्यार्थियों इसका सही जवाब है भौतिकवाद का चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं चारवाक ऋषि, और इनका मानना है कि मनुष्य जब तक जीवित रहे, सुख से जीवित रहे, और उसे दुख उठाकर जीवन में रहने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग कहते थे जब तक जियो सुख से जियो और कर्जा लेकर घी पियो, क्योंकि एक बार जब मृत्यु हो जाती है तब किसी प्रकार का कोई भी बंधन शेष नहीं रहता, और ये भी मानते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न योग से संबंधित है। यहाँ पर योग को लेकर के निम्न जो यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, इन पर हमें विचार करना है और फिर इसका आंसर बताना है। पहला जहाँ पर जो कथन दिया हुआ है वो है, योग ईश्वर या भगवान के 26 रूपों के साथ साथ सांख्य स्कूल यानी सांख्य दर्शन के 25 सिद्धांतों को भी स्वीकार करता है, इसीलिए यह अधिक आस्तिक है। दूसरा, योग पौरुष महसूस करने के लिए प्रकृति द्वारा व्यवहारिक कदम प्रदान करता है। तीसरा, योग प्रणाली की स्थापना हिरण्यगर्भ द्वारा की गई थी और बाद में ऋषि पतंजलि द्वारा व्यवस्थित और प्रचारित किया गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कौन कौन से कथन सत्य हैं। विद्यार्थियों ये तीनों ही कथन अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो इनमें जो हमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा वो चुनना पड़ेगा 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा स्कूल सिर्फ जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन, गांधार कला विद्यालय, अमरावती विद्यालय,
मथुरा कला विद्यालय या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, इस सवाल का सही जवाब है गांधार कला शैली या गांधार कला विद्यालय। ध्यान रखेंगे, गांधार कला शैली हो या मथुरा कला शैली हो, इन दोनों ही कला शैली का जन्म हुआ है कनिष्क के शासनकाल में। और अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली में बहुत ही अंतर है। जैसे मथुरा कला शैली में मूर्तियों को बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जबकि गांधार कला शैली में मूर्तियां बनाने हेतु काला स्लेटी पत्थर इस्तेमाल किया गया। यदि हम नक्काशी की बात करें, सुंदरता की बात करें, तो गांधार कला शैली के जो स्कूल के जो मूर्तियां बनाई गई या गांधार शैली से जो मूर्तियां बनाई गई वो कहीं ज़्यादा सुंदर हैं मथुरा कला शैली से। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि गांधार कला शैली के जो भी मूर्तियां हैं वो अधिक सुंदर हैं, उनमें सजीवता ज़्यादा है और उनमें मूर्तियों में जो आप अगर ध्यान दोगे तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन किया गया है, जो कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सबको पता है ये जवाब। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना की है A.O. ह्यूम ने 1885 में दिसंबर में, लेकिन पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की है WC बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम पहली बार गाया गया था किस अधिवेशन में? विद्यार्थियों, इसका जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1896। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस कलकत्ता अधिवेशन 1896 के अध्यक्ष कौन थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है विद्यार्थियों। प्राचीन भारत में सातवाहन वंश सबसे प्राचीन वंश माना जाता है और ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ है। इसकी स्थापना पूछ रहा है, इसकी स्थापना की है विद्यार्थियों सिमुक ने। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर अंकित है? इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों सातकर्णी। आप देख पाएंगे सातकर्णी प्रथम ही वह शासक है जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ है। तोरण मतलब द्वार। अगला प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। निम्न में से किस सातवाहन शासक ने अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा या अपनी माता का नाम इस्तेमाल किया? इस सवाल का सही जवाब है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये इसमें डी आ गया है, ये डी नहीं होगा, सी होगा इसका। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्याख्या में आप देख पाओगे साफ साफ लिखा हुआ है, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे जिन्होंने 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने शासन की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त किया अपितु एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और ये ऐसे शासक थे जो अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ा करते थे, इसीलिए ये हम ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है विद्यार्थियों ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेख है गायत्री मंत्र का। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गायत्री मंत्र किस देवी अथवा देवता को समर्पित है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, चक्रवात मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। आप देख सकते हो नीचे व्याख्या दी हुई है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात यानी टेम्परेट साइक्लोन और उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन। अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में इस्तेमाल किया जाता है? ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और अक्सर करके चक्रवातों के नाम से पेपर में सवाल आता है। प्रश्न पूछ रहा है अगर चीन सागर में या प्रशांत महासागर में कोई चक्रवात आता है तो उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडोज, या इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, इस सवाल का सही जवाब है टाइफून। ध्यान रखना, अगर चीन सागर में या प्रशांत महासागर में कोई चक्रवात उठता है तो उसके लिए टाइफून शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है हिंद महासागर में चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। विद्यार्थियों, हिंद महासागर में अगर कोई चक्रवात आता है तो उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन ही कहा जाता है, उसके लिए कोई विशेष नाम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हरिकेन कहाँ आते हैं और टॉर्नेडो कहाँ पर आते हैं। टाइफून तो हमें पता चली गया तो चीन में आता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि हरिकेन किधर आएगा और टॉर्नेडो किधर आएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सही मिलान करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक तरफ स्थान दिया हुआ है और एक तरफ नदियों का संगम दिया हुआ है। ये जो हमारा प्रश्न है, जो हमने गंगा वाला लेक्चर लिया है लास्ट में, वहाँ से सीधे सीधे लिया गया प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है, पेपर में आया हुआ सवाल है। सही मिलान करना है। विद्यार्थियों, ये जो आप देख रहे हैं, पहले हम देखते हैं देवप्रयाग में क्या होता है। तो विद्यार्थियों, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं और यहीं पर जन्म होता है मुख्य रूप से गंगा का। इससे पहले गंगा नहीं होती, इससे पहले भागीरथी होती है, लेकिन जिस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती हैं वो स्थान है देवप्रयाग और यहीं पर गंगा का जन्म होता है। रुद्रप्रयाग पर मंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं। कर्णप्रयाग पर पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है और विष्णुप्रयाग पर धौलीगंगा और अलकनंदा आपस में मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें गंगा वाले चैप्टर में आपको समझाई गई हैं। तो ये सभी ढंग से लगे हुए हैं, यानी इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन ए। बड़ी आसानी से आप देख सकते हो इसको। यहाँ पर बाकायदा लिस्ट भी दी हुई है, आप देख पाओगे कि देवप्रयाग में कौन मिल रहा है, रुद्रप्रयाग में कौन मिल रहा है, कर्णप्रयाग में कौन मिल रहा है और विष्णुप्रयाग में कौन मिल रहा है। यदि हम इनका क्रम देखें कि ये कैसे मिलती हैं, तो विद्यार्थियों क्रम जो है इनका नीचे से याद रखेंगे। ठीक है, क्रम अगर इनका देखा जाए तो हम इसको नीचे से याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले मिलेगी धौलीगंगा और अलकनंदा, उसके बाद पिंडर अलकनंदा, मतलब इसको नीचे से याद रखा जाएगा। सबसे पहले मिलेगी धौलीगंगा अलकनंदा, फिर पिंडर अलकनंदा, फिर मंदाकिनी अलकनंदा और फिर भागीरथी अलकनंदा। ये इनके मिलने का क्रम है अलकनंदा नदी में। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में दूध टोली पर्वत से निकलती है और फर्रुखाबाद के पास आकर के मिल जाती है। ये भी सवाल आपको वीडियो से ही पूछा गया है, वहाँ समझाया गया था। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों रामगंगा। अगला सवाल देखें, यहाँ पे कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है। वो कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और अमरकंटक पठार से निकलती है। विद्यार्थियों, अमरकंटक के पठार यानी दक्षिण से आकर के गंगा में मिलने वाली एक ही नदी है और वो है सोन। ध्यान रखेंगे, कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है, वीडियो में बताया गया इसके बारे में, आप देख सकते हो, ये इसकी जानकारी है। गंगा नदी के दाहिने किनारे की प्रमुख सहायक नदी है। यह अमरकंटक पठार से निकलने वाली गंगा के दक्षिण किनारे की एक बड़ी सहायक नदी है। पठार के किनारे तक झरनों की एक श्रृंखला बनाने के बाद यह गंगा में शामिल होने के लिए पटना के पश्चिम आरा तक पहुंचती है, इसीलिए बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर विद्यार्थियों कि कौन सी नदी तिब्बत में नेपाल चीन सीमा से निकलती है और हाजीपुर बिहार के पास गंगा में सम्मिलित हो जाती है। ये पूछ रहा है यहाँ पे। इसका सही जवाब है विद्यार्थियों गंडक। ध्यान रखेंगे, ये व्याख्या दी हुई है। यह तिब्बत में नेपाल चीन सीमा अर्थात नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकलती है गंडक नदी और नेपाल के मध्य भाग में बहती है। यह बिहार के चंपारण जिले में गंगा के मैदानों में प्रवेश करती है और सोनपुर पटना के पास गंगा में मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखें यहाँ पे, निम्न में से कौन सी गंगा की सहायक नदी बाएं छोर पर नहीं मिलती है। अगर आपने हमारा गंगा वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नदी का बायां तट और दायां तट क्या होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो रामगंगा हो गई, कोसी हो गई और महानंदा हो गई, ये सभी की सभी जो है बाएं छोर पर आकर ही मिलती हैं, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नहीं मिलती हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा सोन।
सोन दक्षिण से आकर के मिलती है नीचे से, तो ये राइट बैंक से मिलती है, जबकि शेष नदियाँ लेफ्ट बैंक से मिलती हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही आसान सा, चंद्र ग्रहण क्यों होता है या चंद्र ग्रहण का कारण क्या है, ये यहाँ पर पूछना चाह रहा है आपसे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा? चंद्र ग्रहण तब होता है विद्यार्थियों, ये है हमारा, अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू समझें तो ये है हमारा सूर्य, और एक बार देख लेते हैं इसको, ये है हमारा सूर्य और ये है हमारी पृथ्वी और ये है हमारा चंद्रमा। अगर ऐसी कंडीशन हो जाए तब बनेगा चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी। देखते हैं इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है? बिल्कुल आप देख पाएंगे, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। काफ़ी अच्छा सवाल है। आप देखेंगे कभी भी चंद्र ग्रहण होगा तो चंद्रमा आपको गहरे लाल रंग का दिखाई देगा, एकदम गहरा लाल रंग, मतलब बहुत ही अजीब सा होता है, बहुत ही सुंदर सा दिखता है। इसका कारण आपसे पूछ रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है विद्यार्थियों कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूल होती है और उस धूल की वजह से ही चंद्रमा का रंग हमें लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है? डायमंड रिंग की घटना का संबंध किससे है? ये पेपर में सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आप आंसर करोगे सूर्य ग्रहण से है। और सूर्य ग्रहण में भी कब होगा? जब आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जब टोटल सोलर इक्लिप्स होगा तब आपको डायमंड रिंग की घटना देखने को मिलेगी। फोटो में आप इसको देख पाएंगे। और अंतिम प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य कावेरी नदी जल विवाद से संबंधित है? निम्न में से कौन कौन से राज्य हैं जो इससे जुड़े हुए हैं? विद्यार्थियों, कावेरी नदी जल विवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये 4 राज्य जुड़े हुए हैं। ध्यान रखेंगे, नदी जल विवादों से अक्सर करके पेपर में प्रश्न आता है और पूछ लेता है कि कौन सा राज्य इससे जुड़ा हुआ है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये नीचे इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। इस पूरे के पूरे इन सभी सवालों की आज हमने चर्चा की। अगर आपको इस वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव PCS। हमारी ऑफलाइन क्लासेस हैं एकलव एकेडमी कासगंज। ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।